बच्चों BBM एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 पार्ट 4 दिल्ली सल्तनत तुर्की अफगान इतिहास का आज हम लोग समाधान करेंगे। देखिए, जैसे कि मैं 2 और 3 बना दिया था, तो अगर वो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 4 पार्ट में। देखिए, जैसे कि है निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द बेमेल है उसे रेखांकित कीजिए। देखिए, जो अलग शब्द है ना, बेमेल शब्द है, ये 4 जो ऑप्शन है आपका, ये 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन अलग है उसके बारे में उस पर टिक लगा देना है। देखिए, जैसे कि क्या है, इल्तुतमिश, ये हो गया आपका इल्तुतमिश। और उसके बाद क्या है, रजिया। उसके बाद है इब्न बतूता, बलबन। यहाँ देखिए कोमा होगा, यहाँ पे कोमा हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये कौन सा होगा, इब्न बतूता। ये इब्न बतूता में आप लोग ये लगा दीजिए, रेखांकित कर दीजिएगा। देखिए, तारा सिंह, सुनाम, शामना, झेलम। इसमें जो है झेलम है अलग, तो झेलम में लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए है खराज, खसक, जजिया, अमीर, अमीर जारकत। तो इसमें क्या होगा, अमीर, अमीर में लगा दीजिएगा इसे। उसके बाद देखिए अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, पंजाब, विदर। इसमें तो देखिए जो है सबसे अलग है वो पंजाब है, तो पंजाब में आप लोग टिक लगा दीजिएगा इसे करके। उसके बाद देखिए दूसरा जो है ये देखिए बारबोशा, महमूद, गवान, पेन, नू, नूनीन, नून नीज हो जाएगा। ये देखिए, ये जॉ हो जाएगा। ये जो आपका है ना, ये जॉ होगा, ये नौ नहीं हो करके ये जॉ हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जॉ हो जाएगा। ये जो है ये जॉ कर दीजिएगा, इसको जॉ कर दीजिएगा, ये जॉ हो जाएगा। उसका देखिए इसमें जो होगा ये महमूद गवान, महमूद गवान में आप टिक लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, देखिए देखिए क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाइए। मतलब क्या है, क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाना है। बहुत ईजी है, आप लोग कर ही लीजिएगा। देखिए फिर भी देखिए खलीफा है, तो खलीफा क्या था, दूरवास। इसमें दूरवास में लगा दीजिएगा इसको। देखिए इसमें ऐसे करके टिक लगा सकते हैं। बलवन, बलवन किससे था, ये देखिए तुर्के, ये हो जाएगा। इसमें 4 नंबर में ये लग जाएगा आपका। ये अब देखिए क्या है, खिलजी विद्रोह। खिलजी विद्रोह कहाँ हुआ था भाई, ये तुर्क में होता है। ये क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर। ये देखिए इसमें इसमें ये ले लीजिएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा। देखिए ये जो है इल वर्दी तुर्की अभिनय की क्षमता का अवसान, ये इसमें इसी का है, इधर कर दिया हूं। देखिए उसके बाद है रूमी कौशल। रूमी कौशल जो है वो है बाबर, बाबर से रूमी कौशल, इसमें बाबर में लगा दीजिएगा। ये देखिए बाबर में चला जाएगा ये। उसका देखिए है राजा गणेश। ये राजा गणेश जो है इसमें किस में जाएगा, बंगाल में चला जाएगा। ये यहाँ से लेके बंगाल में लेके चलिएगा इसको, बंगाल में ऐसे करके हो जाएगा बंगाल, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिया है कि संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, संक्षिप्त में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए जैसे दिल्ली के सुल्तान को कब खलीफा के अनुमोदन की जरूरत पड़ती थी। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि दिल्ली के सुल्तान को कब खलीफा अनुमोदन की जरूरत होती थी। देखिए दिल्ली के सुल्तान को खलीफा का कब होता था। देखिए पहले देखिए यहाँ पे सेनापति जब कई क्षेत्रों को जीतकर सुल्तान बनने के लिए सेनापति के बीच झगड़ा
होने लगता था तब खलीफा के अनुमोदन की जरूरत पड़ता था। देखिए क्या होता था, जब सेनापति कई क्षेत्रों को जीत लेते थे तो सेनापति में क्या होता था, झगड़ा होने लगता था। उस झगड़ा को सुलझाने के लिए, मतलब कि सुल्तान बनाने के लिए उस क्षेत्र का राजा कौन बनेगा, इसलिए वो सबसे जो था अहम शक्ति किसके पास था, खलीफा के पास। इसलिए वो लोग खलीफा को बुलाते थे ताकि वो लोग खलीफा जो है वो बता सके कि कौन बनेगा सुल्तान। तो इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए सुल्तान इल्तुतमिश के सामने 3 प्रधान समस्या कौन कौन सी थी, मतलब जो प्रधान समस्या थी कौन कौन सी थी। देखिए कुतुबुद्दीन का दामाद इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तब झेलम और झमेला और बढ़ गया। झमेला क्या हो गया था, और बढ़ गया था। एक तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दिमाग था, तभी पहला जो समस्या था वो इसका पुत्र नहीं था बल्कि क्या था, दामाद था, पुत्र नहीं था। उस पर सुल्तान या भी सुल्तान होगा, सुल्तान से आकर नसीरुद्दीन ने लाहौर और पंजाब के कुछ अंश पर कब्जा कर लिया। नसीरुद्दीन ने क्या किया, कुछ पर कब्जा कर लिया था। अन्य क्षेत्रों पर भी शक्तिशाली तुर्क अमीर कहा जाता था। जो शक्तिशाली तुर्क होते थे वो क्या कहा जाता था, आमिर कहा जाता था, के प्रभुत्व जब न शुरू हो गया था। इस प्रकार इल्तुतमिश मुसीबत में फंस गए थे। ये सब कारण जो था, ये सब समस्याएं थी जो कि उसको नहीं बनाया जा रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान, ये जो है देखिए रजिया सुल्तान, सुल्तान के समर्थक कौन थे, विरोधी कौन थे। रजिया सुल्तान का समर्थक और विरोधी कौन थे, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए रजिया सुल्तान सैनिक अभिजात के एक अंश और दिल्ली की साधारण जनता के समर्थन से सिंहासन में बैठी थी। और देखिए क्या था, एक तो था कि दिल्ली का जनता समर्थक थे और अभिजात के कुछ अंश क्या थे, समर्थक थे, जो कि जिसके कारण वो बैठ पाई थे। और दूसरा था उलेमा की आपत्ति। उलेमा जो थे वो लोग नहीं चाहते थे कि रजिया एक नारी हो करके वो शासक बने, इसलिए वो क्या करते थे। देखिए उलेमा जो थे ये कर रहे थे, क्या करते, आपत्ति जता रहे थे। बावजूद को गैर मुस्लिम पर से रजिया को हटा दिया। बनी तो सही लेकिन उसको फिर भी हटा ही दिया गया था बाद में, फिर वो शासक बन गई थी। क्या अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण का सामना कैसे किया, तो किस प्रकार उसने सामना किया था, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 1293 से 1200 कितना है 1316 ईस्वी में दिल्ली पर 2 बार आक्रमण हुआ था। ये देखिए 1299 से 1300 ईस्वी और 1302 ईस्वी से 1303 में सुल्तान ने विशाल सेना का गठन किया। कि इन्होंने किया क्या, देखिए पहले विशाल सेना बना लिया, विशाल सेना बनाया, गठन किया और उसका रहने के लिए, अब देखिए विशाल सेना बनाया तो उसके लिए रहने के लिए तो जगह चाहिए ना। तो वो क्या किए थे, सैनिकों के रहने के लिए सिरी नामक एक नए शहर बना दिया। चलो भाई अब इसे युद्ध करना है तो रखेंगे सैनिक को, तो सैनिक को रखने के लिए क्या किया, सिरी नामक एक शहर का निर्माण कर दिया। इस सेना दल को रसद खाद्य सामग्री की पूर्ति के लिए दो आपके किसान पर अतिरिक्त कर थोप दिया। अब देखिए चाहिए ना खूब भोजन के लिए क्या किया, किसानों पर ही थोप दिया। अलाउद्दीन ने दुर्ग निर्माण कराया, अब दुर्ग भी बना दिया। अब दुर्ग नहीं बनाएगा तो बचेगा वो कैसे। सैन्य गठन और मूल्य नियंत्रण पर बड़ी सफलता से मंगोल का आक्रमण का सामना किया था। इतना मंगोल का आक्रमण का सामना किया था, उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन करना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उसका सामना आराम से कर लिया था। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है मेन क्वेश्चन देखिए, इलियास शाही और हुसैन शाही के शासक, देखिए काल में बंगाल की सांस्कृतिक का परिचय दी। सांस्कृतिक उस समय क्या व्यवस्था था, संस्कृत के विषय में बताना है। देखिए इलियास शाही और हुसैन शाही के दौरान बंगला संस्कृति का काफी विकास हुआ। बंगाल का जो सांस्कृतिक विकास था बहुत ही अच्छा से हुआ था। उस समय बंगला भाषा और साहित्य, स्थापत्य आदि क्षेत्रों में काफी विकास हुआ। देखिए बंगला भाषा का भी विकास हुआ था, साहित्य का भी हुआ था, स्थापत्य का भी
तो मैंने तीनों क्षेत्र में विकास हुआ था। उस समय सुल्तान भी अन्य धर्मों के प्रति उदार रहते थे, मतलब अन्य धर्मों के प्रति आपत्ति नहीं जताते थे बल्कि उदार रहते थे। सुल्तान की धर्मगत उदारता ने बंगाल में सभी धर्म के लोगों को आपस में सहयोग बढ़ा दिया। अब देखिए क्या हुआ कि आपस में सहयोग बढ़ा दिया, सहयोग करने लगे। उस समय बंगाल में श्री चैतन्य के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन की लहर उठी थी। अब देखिए श्री चैतन्य प्रभु थे, वो महान भक्ति थे, वो थे, तो इसीलिए उनका नेतृत्व में क्या था, भक्ति आंदोलन का लहर उठ गया था। इतना कर दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए विस्तार से 100 से 120 शब्दों में उत्तर दीजिए। 5 नंबर का ये रहेगा। देखिए ये है, क्या बोला है कि 4.2 मानचित्र देखकर उससे अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके बारे में बताना है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण आक्रमण का विवरण दीजिए, दक्षिण आक्रमण का विवरण देना है। देखिए तो आप लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि 1342 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास शाह ने लखनौती के सिंहासन पर कब्जा किया। उसने बंगाल के 3 प्रधान राज्य लखनौती, सतगांव और सोनारगांव को संयुक्त कर बंगाल में स्वाधीन रूप से इलियास शाही शासन शुरू किया था। इलियास शाह ने पूर्व बंगाल और कामरू रूप को अपने शासन में शामिल किया। इनका शासनकाल 1342 से 1415 ईस्वी तक माना जाता है। प्रधान शासक शमसुद्दीन, इलियास शाह, सिकंदर शाह, गयासुद्दीन शाह आदि थे। उसके बाद देखिए गणेश वंश के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। ये देखिए राजा गणेश का वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1435 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय के प्रधान राजा गणेश जलालुद्दीन मोहम्मद शाह थे। उसके बाद देखिए परवर्ती इलियास शाही का शासन, परवर्ती इलियास शाही का ये देखिए इलियास शाही का शासन 1435 से देखिए 1686 तक इस समय के प्रधान शासक थे नसरुद्दीन महमूद शाह, रुकानुद्दीन बरवक शाह थे। देखिए अलाउद्दीन हुसैन शाह मध्यकाल के बंगाल का एक महत्वपूर्ण श्रेष्ठ शासक था, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेष्ठ शासक था। उनका 26 वर्ष तक शासनकाल रहा, 26 वर्ष शासनकाल उनका रहा था। उसकी उदारनीति के कारण विख्यात है। उसके शासनकाल में हिंदुओं को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद दिए गए थे, उसके बाद देखिए अलाउद्दीन का वजीर, प्रधान बौद्ध, उसका प्रधान अंगरक्षक और टकसाल का अध्यक्ष सभी हिंदू थे। सुल्तान हुसैन शाह खुद भद्र और विनामी और सभी धर्मों के प्रति समान श्रद्धा रखने वाला था। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए है कि दिल्ली के सुल्तानों के साथ उनके अभिजात वर्ग का कैसा संबंध था, बताइए अभिजात वर्ग का कैसा था। देखिए इल्तुतमिश के सार्थक उत्तराधिकारी भी थे। रजिया सुल्तान उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 2 तरह के उल्लेखनीय योग हैं। पहले और आखिरी बार ऐसा हुआ था कि एक स्त्री दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। पहली बार हुआ था जो दिल्ली के सिंहासन पर क्या हुई थी, एक स्त्री बैठी थी। दूसरा तुर्क और सुल्तान और तुर्क अभिजात अर्थात चिस्लगनी के सदस्य के बीच के संपर्क में जटिल रूप ले लिया था। इल्तुतमिश की संतान में रजिया सबसे योग्य थी। उसका बेटा उतना योग्य नहीं था। किसी स्त्री के सिंहासन पर बैठने को लेकर अभिजात वर्ग ने आपत्ति की थी। इल्तुतमिश एक पुत्र कुछ दिन के लिए शासक बना, कुछ दिन बना, फिर भी अंततः रजिया ही इल्तुतमिश के वास्तविक उत्तराधिकारी साबित हुए। उसके बाद देखिए क्या है कि रजिया सैनिक अभिजात वर्ग के एक अंश और दिल्ली के साधारण जनता के समर्थन से सिंहासन में बैठी थी। एक ओर तो बैठी थी, लेकिन दूसरा ओर था क्या था, उलेमा की आपत्ति के बावजूद उलेमा आपत्ति कर रहे थे कि नहीं ये नहीं बैठेगी, अच्छा नहीं है। आपत्ति के बाद भी क्या हुआ, रजिया ने गैर मुस्लिम पर से जजिया
क्या जजिया कर हटा दिया, क्या क्या रजिया को हटा दिया गया था, रजिया को अपने सीट पर से क्या किया होता, हटा दिया गया था। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरी तरफ क्या था कि दूसरी तरफ तुर्की अभिजात वर्ग को लगा रजिया गैर तुर्की अभिजात वर्ग को अधिक महत्व दे रही है। इसका फल यह हुआ कि दिल्ली के बाहर जो तुर्क अभिजात वर्ग था उसने पूरी तरह से रजिया का विरोध कर दिया। अब लग रहा था कि ये दूसरे का साथ दे रही है, इसलिए ने क्या क्या पूरी तरह विरोध कर दिया। इसके बावजूद रजिया शासक भी उसका विरोध था। रजिया ने कुछ विद्रोह को दमन किया, इसके बावजूद उसका शासन 3.5 साल से अधिक नहीं टिक सका, 3.5 साल से अधिक नहीं टिक सका था। उसके बाद उसका ये हो गया था। अब देखिए यहाँ पे जो ये है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोग के एग्जाम में करीब करीब हर बार पूछा जाता है कि इक्ता क्या है, सुल्तानों ने इक्ता व्यवस्था क्यों चलाई थी, एक्चुअली इसको चलाने का कारण क्या था इस विषय में बताना है। दिल्ली के सुल्तान ने साम्राज्य का आयतन क्रम से बढ़ाया था। अधिकार में आए नए क्षेत्रों को कर वसूली की जरूरत होती थी, शांति बनाए रखने के लिए भी जरूरी थी। सुल्तान ने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त किया उन राज्यों को एक एक प्रदेश, अब जिन राज्यों पर यह किया था उन राज्यों को एक एक प्रदेश में क्या किया था वो देखिए रूप में मान लिया गया था। अब एक एक प्रदेश, इन प्रदेशों को इक्ता कहा जाता था। अब देखिए क्या हुआ था कि वो जो राज्य जीत जाता था वहां पे प्रदेश जीता, वहां पे एक एक क्या करता था ये रूप बना देता था, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता। इक्ता के अधिकार में होता था एक सेनापति। इक्ता के अधिकार में क्या होता था, एक प्रधान सेनापति होते थे। इसका इक्ता या मुक्ति या वाली कहा जाता था। इक्ता को छोटा और बड़ा दो भाग में विभाजित किया गया था। और जो था छोटा इक्ता का शासन सिर्फ सैन्य दायित्व का पालन करता था और बड़ा इक्ता के शासन को सैन्य के दायित्व के साथ साथ प्रशासनिक दायित्व का भी पालन करता। प्रशासन को किस प्रकार चलाएगा ये भी वही लोग करता था। सैन्य वाहिनी की देखभाल करना, अतिरिक्त कर सुल्तान तक पहुंचाना, शांति बनाए रखना इत्यादि का दायित्व बड़े इक्ता के शासक पर लेना पड़ता था। इक्तादार पूर्णतः सुल्तान के नियंत्रण में रहते थे। उसके बाद देखिए है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में दिल्ली के बाजार मूल्य नियंत्रण पर आपकी क्या राय है, मतलब कि आपकी क्या राय है उसके विषय में लिखना है। तो देखिए मैंने लिखा है, आप लोग इतना बड़ा भी लिख सकते हैं नहीं तो छोटा भी लिख सकते हैं इसका। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था को पूरी तरह सैन्य शक्ति पर निर्भर था। इसी बीच उसने एक विशाल सेना गठित कर रैली और इन सैनिकों का वेतन निश्चित कर दिया। उसने बाजार के सभी नित्य प्रयोजन वस्तु को कीमत निश्चित कर दी थी। उसके शासनकाल में दिल्ली में 4 बाजारें थी। इन बाजारों में खाद्य सामग्री, घोड़ा व पर इत्यादि बेचे जाते थे। बाजार मूल्य जो तो था, देखिए बाजार मूल्य के नियंत्रण के लिए शाही मंडी और दीवाने ए रियासत नामक से कर्मचारी नियुक्त किए थे। सुल्तान द्वारा तय की गई मूल्य से अधिक लेने या अथवा ग्राहक को वजन में उलझने पर दंड की व्यवस्था थी। अलाउद्दीन ने शासन व्यवस्था शुरू करने की जरूरत पड़ने पर प्रजा को सुल्तान की ओर से खाद्य सामग्री और दैनंदिन उपयोग की वस्तु दी जाती थी। ये सब उपयोग वस्तु दिया जाता था। उसके बाद देखिए उनके परवर्ती सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इस्लाम की रीति नियम और उलेमा के निषेध पर शासन चलाते थे। वैसे काफ़ी जन कल्याण का काम भी उसने किया। फिरोज के देखिए क्या है, फिरोज के ने राजस्व संस्कार किया था। सिर्फ इस्लामी रीति के अनुसार जो कर वसूल सकता था सिर्फ वही कर लिया जाता था। दूसरे कर छोड़ दिया, दूसरे कर को क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने कई नए नए नगर बसाए, मस्जिद, मदरसा, अस्पताल और बगीचे का निर्माण कराया। उसने गरीबों के आर्थिक सहयोग की व्यवस्था की। बेकारी की समस्या के समाधान के लिए उसने एक दफ्तर खोला था, वहां से नौकरियां दी जाती थी। उसने कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई व्यवस्था का विकास किया था। कई तालाब खोदे गए। इसके अलावा जिस जमीन पर खेती नहीं की होती थी उस जमीन का सुल्तान ने संस्करण किया, मतलब उसको कृषि के योग्य बनाने का कार्य भी करवाया था। देखिए है
कि विजयनगर और दक्षिण के राज्य के बीच के संघर्ष को क्या धार्मिक लड़ाई कहा जा सकता है? तर्क दे। मतलब विजयनगर और दक्षिण के बीच के जो राज्यों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसको धार्मिक लड़ाई कहा जा सकता है। देखिए, कहा जा सकता है कि संग्राम नामक एक व्यक्ति ने पुत्र 1336 ईस्वी में तुंगभद्र नदी के किनारे विजय साम्राज्य की स्थापना की। विजय की क्या की थी? स्थापना की थी। उनमें से दो हरिहर और बुक्का विजयनगर पर 1336 ईस्वी से 1345 ईस्वी के बीच कुल 4 राजवंश ने शासन किया था। उन 4 वंशों का नाम संगम, सुलभ, तुलभ और अरावड्डी था। उसका देखिए, हर और बुक्का द्वारा प्रतिष्ठित पहला संगम राजवंश के प्राय 150 वर्ष तक शासन किया। देवराय, अब क्या था देखिए, देवराय द्वितीय इस वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा था। संगम वंश के कमजोर शासक विरूपक्ष को हटाकर नरसिंह सुलभ ने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य का पर सुलभ वंश की प्रतिष्ठा की। विजयनगर पर क्या किया था? सुलभ वंश की प्रतिष्ठा थी। किंतु शासक की देखिए क्या हुआ था, किंतु देखिए अयोग के कारण सुलभ वंश का पतन हो गया। इसके बाद बहावी राज्य की राजधानी हो गई बिदर शहर। बहमानी शासन के मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में उसके मंत्री महमूद बवान ने बहमी नदी राज्य का गौरव बढ़ाया। वह एक दक्ष योद्धा था। उसके आदेश पर बिना बिदर शहर का मदरसा बहुत विख्यात है। देखिए है कि महमूद गवान की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का केंद्र शासन बिखर गया और 5 स्वाधीन सल्तनत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, 5 क्या हुई थी? 4 स्वाधीन सल्तनत थे, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंड और बीदर। ये सब थे, जो ये क्या थे? चारों थे। उसके बाद देखिए, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद वंश के शासन काल में तुलुब विजयनगर साम्राज्य का बहमी साम्राज्य के परवर्ती 5 सल्तनत की। ठीक है, 5 सल्तनत थी। कौन कौन? संयुक्त शक्ति के साथ युद्ध हुआ। 1565 ईस्वी में बनी हाट के युद्ध में विजयनगर का पराजित हुआ। विजयनगर और बहामी साम्राज्य पहले से ही एक दूसरे के शत्रु थे। यह शत्रु एक निरंतर युद्ध में बदलता गया। मुख्यतः राजनीतिक, सामरिक और वाणिज्य और आर्थिक क्षमता की प्रतिष्ठा के लिए ही लड़ाई हुई थी। इतना देखिए हो गया। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा।